गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। जनरल स्टडी के टॉपिक्स ज्योग्राफी का पोर्शंस है ये, और इस टॉपिक्स में हम देखेंगे ग्रहों के गति से संबंधित केपलर का नियम, यानी हमारे ग्रह किस तरह से एक दूसरे के साथ गति करते हैं, स्टार के साथ उनकी गति की क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है केपलर्स लॉ, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी, क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, और प्लस कंपटीशंस में ज्योग्राफी के पोर्शंस के लिए काफ़ी अहम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केपलर्स लॉ। केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए, यानी जो ग्रहों की गति होती है, और ये रूल सारे ग्रहों पे अप्लाई होगा, न केवल पृथ्वी बल्कि पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह जो सौरमंडल का हिस्सा हैं उन सब के लिए ये रूल अप्लाई होगा। तो केपलर साहब ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसे हम लोग को समझना है। तीनों रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तीनों रूल को अगर आप समझ जाएंगे तो ग्रह एक दूसरे के साथ कैसे गति करते हैं इसके बारे में आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले केपलर साहब ने गति के 3 नियमों में एक नियम दिया, कक्षा का नियम, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। और उन्होंने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में होता है। जो सूर्य होता है हमारा, और सौरमंडल के केंद्र में होता है, और ग्रह सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूरब की तरफ एंटी क्लॉकवाइज गति करते हुए दीर्घवृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं। ये इन्होंने पहला रूल दिया, जिसको ऑर्बिट रूल्स या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा टोटल का टोटल जो एक काफ़ी बड़ा सौरमंडल है, उसके केंद्र में सूर्य है, और जितने भी सारे ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन पश्चिम से पूरब दिशा में, यानी पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में गति करते हैं, और इस तरह से गति करते हुए एक दीर्घवृत्ताकार कक्षक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे, इनकी गति वृत्ताकार नहीं होती है बल्कि दीर्घवृत्ताकार होती है, और दीर्घवृत्ताकार शेप का मतलब ये होता है कि इसकी त्रिज्या बदलती रहती है। आप वृत्त में देखेंगे कि वृत्त में त्रिज्याएं समान होती हैं, यानी एक सेंटर से उसके परिधि का प्रत्येक बिंदु बराबर होता है सर्किल में, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। तो त्रिज्याएं जो है हर बिंदु पे अलग अलग होती हैं, और एक अंडाकार आकृति की होती हैं। अंडाकार आकृति में ये है कि इसके दोनों तरफ जो है आकृति समान होती है। तो इन्होंने ये कक्षा का नियम दिया, आप देख सकते हैं डायरेक्शन में दिया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर जो है गति करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एक सन है, और ये हमारा प्लैनेट्स है, और ये प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये जो है इनका पहला रूल था कक्षा का नियम। उसके बाद उनका दूसरा जो नियम था, केपलर साहब ने जो सेकेंड रूल बताया, वो बताया क्षेत्रफल का नियम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल का नियम। और उन्होंने ये बताया कि एक सूर्य है और उसके चारों तरफ कोई भी अगर ग्रह चक्कर लगाता है, तो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी ग्रह द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निश्चित होता है। और उन्होंने ये बताया कि यह नियम जो है कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर जो है आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे एक सूर्य है, और इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षक में एक ग्रह जो है चक्कर लगा रहा है। ये ग्रह है, कोई प्लैनेट्स हो सकता है, और ये इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में सपोज डेल्टा T1 टाइम लगाया है। इसी तरह जो है ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जो है इस पॉइंट पे आया, और यहाँ से इस पॉइंट पे आया, और डेल्टा T2 है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर समय अंतराल सेम है,
यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगाएगा वही समय अगर यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, तो इनके द्वारा जो है सूर्य के साथ जो एरिया निर्मित हो रही है, जो क्षेत्रफल निर्मित हो रही है, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन्होंने कहा कि डेल्टा T1 अगर डेल्टा T2 के बराबर है तो ये एरिया जो है, जो क्षेत्रफल होगा, पहला क्षेत्रफल और दूसरे क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डेल्टा T1 है, इसको हमने मान लिया सपोज A1 है और इसको हमने मान लिया ये A2 है, तो A1 जो होता है A2 के बराबर हो जाएगा। तो यही नियम इनका सेकेंड नियम है। इन्होंने कहा कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी ग्रह द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निश्चित होता है और यह नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। अब हम समझेंगे कि कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है। तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि ये मान लीजिए एक फिगर है जिसमें सन है और इस सन के चारों तरफ पश्चिम से पूरब की तरफ एक प्लैनेट चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कि इसके बिंदु ए पर जो है, जो ये प्लैनेट्स है जिसका द्रव्यमान यम है और इसका चाल v1 है। सपोज दैट ये घूमते 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 यहाँ पे बिंदु बी पर आया और बी पर मास तो बदलेगा नहीं, जितना द्रव्यमान, जितना बड़ा द्रव्यमान प्लैनेट्स का था वहीं पे यहाँ भी द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मान लिया कि चाल जो है v2 है। तो एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग का फार्मूला होता है कि m इंटू बी इंटू आर, जहाँ m जो है किसी प्लैनेट्स या ग्रह का द्रव्यमान है और यह किसी भी बिंदु पर चाल है और r जो है सूर्य और उस प्लैनेट्स के बीच की दूरी है। तो m भी और r में जब गुणा कर देते हैं तो ये निकलता है हमारा कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये होता है कि जितना कोणीय संवेग हमारा ए पॉइंट पे होगा उतना ही कोणीय संवेग हमारा बी पॉइंट्स पे होगा। ए और बी पॉइंट्स जो है आप देख सकते हैं, एक सूर्य के जो सबसे करीब है और एक सूर्य से सबसे दूर है, किंतु इन दोनों जगह जो है संवेग बराबर होंगे। तो मान लीजिए पॉइंट ए पे संवेग अगर m1 v1 r1 है और बी पर संवेग m2 v2 r2 है और m1 m2 के बराबर है, क्योंकि प्लैनेट्स का जो द्रव्यमान यहाँ होगा वो द्रव्यमान यहाँ भी होगा, तो m1 जो है m2 के बराबर है। मान लिया ये m के बराबर है तो दोनों तरफ सेम है तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m1 से m2। जब ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, v1 बटा में v2। देखिए v2 को नीचे ला दिए हम, बराबर हो जाएगा r2 और इस r1 को इधर ला दिए तो r2 बटे r1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इनको रेसिप्रोकल कर दें, इसको ऊपर कर दें तो इसको नीचे कर देंगे तो r1 बाई r2 बराबर, तो इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे कर देंगे तो v2 बटा में v1। तो देखिए r1 बटे r2 बराबर होता है v2 बाई v1। अब यहाँ पे देखते हैं कि r1 जो है ग्रेटर देन r2। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी त्रिज्या जो है सूर्य से इस प्लैनेट्स के बीच की दूरी और सूर्य से इस प्लैनेट्स के बीच की दूरी ये अलग अलग है। तो ये मान लीजिए सपोज दैट r1 और r2 है तो r1 ग्रेटर देन r2। तो r1 जब ग्रेटर देन r2 होगा, जब r2 का यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा r1 बटे r2, तो r1 बटे r2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ r2 का डिवाइड कर देंगे तो r2 में r2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ हो जाएगा r1 बाई r2। इसका मतलब ये होगा कि r1 बटे r2 ग्रेटर देन 1 और ये r1 बाई r2 v1 बटे v2 के बराबर है। तो जब r1 बटे r2 जो है 1 से बड़ा होगा तो ये कन्फर्म है कि v1 बटे v2 भी 1 से बड़ा होगा, या त्रिज्या गुणा कर देंगे तो v2 ग्रेटर देन v1। यानी ये कन्फर्म हो गया कि v2 जो है v1 से बड़ा होता है, यानी जो प्लैनेट सूर्य के जितने करीब होता है उसकी चाल ज़्यादा होती है और अगर कोई प्लैनेट सूर्य से दूर है तो उसकी चाल कम होती है। ये चीज़ जो है इस फार्मूले से निकल कर के आया, जहाँ पे हमने आपको समझाया है कि इसका परिणाम ये हुआ कि यदि कोई ग्रह सूर्य के जितने करीब होगा, कोई भी ग्रह सूर्य के जितने करीब होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा और सूर्य से जितना दूर होगा ग्रह का वेग उतना ही कम होगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम और इसी को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे केपलर साहब ने तीसरा नियम दिया, समय का नियम। इन्होंने जो है ग्रहों के गति से संबंधित तीसरा नियम दिया जिसको हम लॉ ऑफ टाइम बोलते हैं और इसमें इन्होंने ये चीज़ बताया कि पेरिहेलियन और अपहेलियन के बीच की दूरी को उन्होंने जो है, देखिए एक फिगर हमने बनाया है, ये है सूर्य
और ये सूर्य की जो सबसे नज़दीक पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन उपसौर, और जो सूर्य से जो काफ़ी दूर होता है वो होता है अपसौर, या इसको बोलते हैं हम लोग अपहेलियन। यानी कोई भी ग्रह जब सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको हम अपहेलियन बोलते हैं, और वह ग्रह जो है जब सूर्य के जब सबसे करीब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन। और अपहेलियन और पेरिहेलियंस को जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। यही जो है हमारा जो है इस दीर्घ वृत्त का मुख्य अक्ष कहलाता है। सपोज दैट हमने मान लिया कि सूर्य है और जब प्लैनेट सबसे ज़्यादा दूर पे है, इसकी दूरी R2 है, और जब प्लैनेट सूर्य के सबसे करीब हो गया तो इसकी दूरी हमने मान लिया R1 है। तो ये जो मुख्य अक्ष की जो दूरी होगी R1 प्लस R2 होता है। तो उन्होंने ये बताया कि पेरिहेलियन और अपहेलियन के बीच की दूरी को दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मुख्य अक्ष कहते हैं, और यह R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अब मुख्य अक्ष के आधे भाग को अर्ध मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अक्ष हम निकाल लिए तो अक्ष R1 प्लस R2 है, तो जब हम इसका आधा जब डिवाइड कर देंगे 2 का तो ये अर्ध मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो जो इसका अर्ध मुख्य अक्ष हो जाएगा वो R1 प्लस R2/2 हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि पेरिहेलियन क्या होता है, तो पेरिहेलियन ये बताएंगे कि जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे करीब होता है तो वह दूरी पेरिहेलियन कहलाती है, या वह बिंदु पेरिहेलियन कहलाता है। और जब कोई ग्रह सूर्य की जो सबसे अधिकतम दूरी पर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपहेलियन। तो ये होता है पेरिहेलियन और अपहेलियंस। अब इनके अनुसार रूल क्या दिया इन्होंने, समय का जो रूल्स था उन्होंने ये बताया कि किसी ग्रह द्वारा दीर्घवृत्त कक्षा को पूरा करने में लिए गए समय का वर्ग उसके अर्ध मुख्य अक्ष के घन के समानुपाती होता है। यानी उन्होंने ये बताया कि कोई भी ग्रह है और अगर वो अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा को पूरा करने में जो समय लेगा तो उस समय का जो वर्ग होगा उसके अर्ध मुख्य अक्ष के घन के समानुपाती होगा। यानी हमने मान लिया है ये टी जो है ग्रह जब जो है किसी सूर्य के जब चारों तरफ एक चक्कर लगाता है तो उसका समय है, तो इस समय का जो स्क्वायर होगा आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा जो है अर्ध मुख्य अक्ष R1 प्लस R2/2 इसके घन के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया, इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी ग्रह, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, अगर कोई भी ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, देखिए सूर्य से जितना दूर होगा तो उसको एक चक्कर लगाने में समय उतना ही अधिक लगेगा। देखिए समानुपाती है, समानुपाती का मतलब कि अगर यह बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और यह घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अगर कोई भी ग्रह जो है सूर्य से जितना दूर होगा उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, और जो ग्रह सूर्य के जितने करीब होगा उसका एक चक्कर लगाने में उसको उतना ही कम समय लगता है। और यही वजह है कि जैसे आप देखिए, मैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये सूर्य है तो सूर्य के जो सबसे नज़दीकी ग्रह होता है वो बुध होता है, बुध के बाद शुक्र होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी होता है, पृथ्वी के बाद मंगल होता है, और मंगल के बाद बृहस्पति होता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच तमाम छोटे छोटे जो है क्षुद्र ग्रह होते हैं बीच में, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। तो आप देख सकते हैं कि जो सूर्य के सबसे करीब है बुध है, तो ये बुध सबसे करीब है, तो बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। यानी वह मात्र 88 दिन में ही जो है सूर्य का एक चक्कर क्या करता है, लगा लेता है। किंतु अब सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वरुण है, तो अब ये वरुण जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में उसको टोटल 165 वर्ष लगते हैं, यानी 164.8, या आप इसको कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 165 वर्ष लग जाते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में। तो यही था केपलर साहब का जो है तीसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं समय का नियम या लॉ ऑफ टाइम। तो आपको समझ में आ गया होगा केपलर्स के तीनों रूल, पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल। पहला रूल है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा रूल है लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा रूल है लॉ ऑफ टाइम। अगर तीनों आपको समझ में आ गया
तो आपको ग्रह के गति से संबंधित सारी चीज़ें जो मैकेनिज्म है उनकी चाल का वो समझ में आ गया होगा। और आप ये भी सीख लिए कि कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो वो पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज में लगाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।